हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। नीट का जो 2025 का ये पेपर लगा है, इसमें जो ये पेडिग्री वाला क्वेश्चन है, ये इन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया है कि एक बेहतरीन क्वेश्चन डाले। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है अच्छी खासी गड़बड़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से उस पैटर्न पे नहीं है जिस पैटर्न पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो अपन एक ट्राई करते हैं इसको पूरा समझने की, और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ कि इसमें क्या मुझे गलती लग रही है, क्या यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, लैंग्वेज पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लाइन में कोई दिक्कत है नहीं, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, इसको साइड में कर देते हैं। अब आपको कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी किसकी करनी है? बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर। देखो, ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर। यदि वो ऐसे लिख देते कि कैरियर चाहिए, तो कैरियर भी वही होता है जिसको डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन जिसके पास में डिजीज़ वाला म्यूटेंट एलील होता है। तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ खाली कंफ्यूज करने के लिए की गई है कि हैविंग नो डिजीज़ एंड बीइंग ए कैरियर। इसकी जगह सिंपल लिख सकते हैं कि कैरियर होना चाहिए। कौन सी जनरेशन में? इन F3 जनरेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने ऊपर लिखा है ए चाइल्ड, और नीचे F3 जनरेशन के अंदर इन्होंने 4 बच्चे दिखाए हैं। 4 में से 2 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। अब अगर अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, जैसे F2 के ये 2 पेरेंट्स इन्होंने ऐसे दिखा दिए, इसको पूरा डार्क करके, और नीचे एक क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए था बस, तब इसका आंसर अच्छे से निकलता। अब नीचे पेडिग्री को यदि हम पढ़ें तो पेडिग्री के अंदर हमको तो 4 बच्चों को दिखा रखा है क्वेश्चन मार्क लेके, तो हमको तो 4 बच्चों की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। ऊपर लिखा है ए चाइल्ड, ठीक है, चलिए एक बार उसको भी इग्नोर करते हैं, आगे पेडिग्री पे आते हैं। यदि इस पेडिग्री का हम पैटर्न देखें कि ये पेडिग्री कौन सी हो सकती है, तो नो डाउट ये पेडिग्री बेस्ट जाती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव को। एक्स लिंक्ड रिसेसिव को कैसे जाती है? देखो, ये जो फीमेल है इसके दोनों एक्स के ऊपर म्यूटेशन ले लेते हैं, और ये मेल है इसका नॉर्मल एक्स हो जाएगा। अब इसकी जो 2 बेटियां होंगी उनके पास में एक एक्स मदर से आएगा, दूसरा फादर से आएगा, तो दोनों डेफिनेटली कैरियर होंगी। फिर एक कैरियर मदर से इस बच्चे के पास जो F2 वाला है, इसके बेटे के पास में ये एक्स चला गया तो ये म्यूटेंट हो गया। और दूसरा F2 की जो फीमेल है, वो फीमेल एक एक्स यहाँ से ये वाला आ गया होगा, और इसका जो फादर है एक एक्स ये आ गया होगा, तो ये एक नॉर्मल कैरियर फीमेल बन गई। तो अपने पास में क्या है? अभी इन 2 पेरेंट्स का जीनोटाइप आ चुका है। इस जीनोटाइप को साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास में जीनोटाइप आया ये, मैं F2 के 2 पेरेंट्स के जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, राइट। अब यदि इस जीनोटाइप से हम 4 बच्चों की प्रोबेबिलिटी देखें, तो पहला एक्स दूसरे इस एक्स के साथ जाएगा, तो ये एक अफेक्टेड फीमेल होगी जिसके लिए हमें पूछा नहीं गया है। दूसरा, ये एक्स यदि वाई के साथ जाएगा तो अफेक्टेड मेल होगा, वो भी नहीं पूछा गया है। अब सेकेंड एक्स यदि फर्स्ट एक्स के साथ जाएगा आगे, तो ये कैरियर फीमेल होगी, यानी कि हमको यही चाहिए था, कैरियर होना चाहिए और डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि इस एक्स को नॉर्मल वाई के साथ भेजेंगे तो एक एकदम से नॉर्मल मेल होगा। अब इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 में से एक फीमेल ऐसी है जो कि बीइंग कैरियर है और उसको नो डिजीज़ है, तो यानी कि ये 1/4 आ गया। अब आपको ऊपर कहा है ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज़ एंड बीइंग कैरियर, और नीचे आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क में आपको मेल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ पर मेल पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है।
अगर सिर्फ हम इसके अकॉर्डिंग जाएं तो आंसर आ रहा है 1/4, एक चीज़। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मेल्स पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है और दो तरीके के मेल है देखो यहाँ पे, और दोनों मेल्स के अंदर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा जो कि कैरियर हो, क्योंकि एक्स लिंक्ड के केस में तो कैरियर हो नहीं सकता, तो भैया मेल की तो 0 आएगी। अब मैं प्रोडक्ट रूल की यदि बात करूं तो मेरे पास में कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, देखना ध्यान से देखिएगा। मेरे पास में कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि ये जो फर्स्ट मेल है इसकी 0 आ गई, सेकंड फीमेल की 1/4 आ जाएगी, थर्ड फीमेल की 1/4 और इसकी भी 0। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फाइनल आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 भी आंसर आ सकता है। क्लियर? अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं। देखो, यदि मैं ये मान लूं कि ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव की नहीं है, क्योंकि कंफर्म तो हमको होता नहीं है, हम तो अंदाज़ा लगाते हैं इससे। अगर मैं ये मान लूं कि ये पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव है तो कैसे बनेगा हमारा केस? देखो, फर्स्ट फीमेल स्मॉल ए है तो इसको डिजीज़ हो गई। फादर जो है वो कैपिटल ए हो सकता है। अब इसके कारण ये जो बच्ची है वो कैपिटल ए स्मॉल है और ये भी कैपिटल ए स्मॉल है, तो ये हो गई हमारी कैरियर्स। अब उसके बाद में इससे आगे एक स्मॉल ए आया तो इसको एक स्मॉल ए रखना पड़ेगा। यहाँ एक और स्मॉल ए आ गया, ये हो गया डिजीज़। इधर की साइड में बात करेंगे F2 में, तो एक स्मॉल ए यहाँ से आ जाए, फादर का कैपिटल ए आ जाए, तो ये बन गई हमारे पास में कैरियर फीमेल और ये बन गया डिजीज्ड मेल। अब इनके जीनोटाइप को साइड में लिखो आप। इन जीनोटाइप को यदि आप साइड में लिख के क्रॉस कराते हैं फॉर F3 जनरेशन, तो क्या क्रॉस बनेगा? देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा स्मॉल ए और चौथा भी स्मॉल ए करा के देख सकते हो आप। ये तो छोटा सा एक क्रॉस है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है बीइंग कैरियर नो डिजीज़, तो भाई यहाँ पर हमको 4 में से 2 ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कैरियर है विथ नो डिजीज़, तो इसका मतलब 2/4 आ गया। 2/4 को 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 चांस है कि वो चाहे मेल हो या फीमेल हो वो कैरियर होगा बीइंग कैरियर विथ नो डिजीज़, तो ये आंसर 1/2 आ जाएगा। अभी और सुनिए, यहाँ F3 के अंदर 4 बच्चों पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसका मतलब आपको ये पूछ रहे हैं कि पहले बच्चे का बीइंग कैरियर नो डिजीज़, दूसरे वाले का बीइंग कैरियर नो डिजीज़, तीसरे वाले का बीइंग कैरियर नो डिजीज़ और चौथे वाले का भी बीइंग कैरियर नो डिजीज़ होना चाहिए। तो अब प्रोडक्ट रूल मेरा ये कहता है कि भाई इसका आंसर 1/16 भी आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी एनटीए का वेट करना पड़ेगा क्या आंसर वो देते हैं। सभी संस्थानों ने भी अलग अलग आंसर दिए हैं। वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है किसी और क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझे भेजिए, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ।